नाज़ था मुझे मेरे शौहर पर, भरोसा करते थे मुझ पर, मैं 5 थी। मैंने मगर शौहर से झूठ बोल दिया कि लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा और शौहर ने भी मेरी बात पर यकीन कर लिया। पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? मम्मी कहने लगी तुम ऐसा करो कि अपने शौहर को दी शादी करवा दो, तुम्हारा शौहर तुम्हारा एहसानमंद रहेगा, तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और साथ ही दुःख भी हुआ था। यही लगा था मुझे कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निभा रही है क्योंकि मैं इनकी बहुत बदनामी करा चुकी थी। मैं गुस्से से बोली मम्मी कह रही कर गुस्से से फ़ोन बंद कर दी। शाम के वक़्त जब शौहर घर वापस आए तो मुझे देखकर बोली क्या बात है तुम्हें कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, इस अंधेरे का क्या करूँ? मैं तो उजड़ गई। शौहर कहने लगा तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। फिर बैठे-बैठाए तुम्हें क्या हो गया? मैंने शौहर को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बाँझ हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी तो इसने कहा कि तुम बाँझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पल भर के लिए इनके चेहरे पर उदासी भर आई, लेकिन फ़ौरन ही इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। शौहर की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया, मगर एक दिन ये बात मेरी सास को भी पता चल गई। फिर इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास इनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूँढ कर दो कि ना कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली वो बेचारी तो बाँझ है, हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं थर-थर काँपने लगी। जब शौहर के वापस आई मैं रो कर सारी कहानी सुनाई। चाहे मेरे हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला मम्मी मैं नाज़िया के अलावा किसी लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की बात मत करना। मेरी सास से गुस्से से सर झटका और कहने लगी मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी बांझ बीवी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जब शौहर की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला शौहर मिला है। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर के प्यार मेरे लिए ऐसे ही बरकरार रखना। रात हुए तो मैंने सोचा कि शौहर को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास कमरे से उधर रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया वो अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं नासिर को तलाक दिलवाकर अपने बेटे की दूसरी शादी ज़रूर करूंगी। तो मैंने ऐसा करूंगी, इसलिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दी। ये बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आता है, मगर पिछली बार इन्होंने जो मशवरा दिया था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो भी मेरी सास की तरह मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया। मैं रो रही थी। मम्मी बोली बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी मम्मी मेरी ज़िंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बाँझ हूँ तब से हर वक्त मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूँढो तो कभी अपनी बेटी से कहती हैं कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊँगी। तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूँढो, तुम अभी मेरे शौहर बहुत अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ता है, मगर आखिर तो मर्ज़ी है ना, तब कर मुझे अपने दिल की रानी बना कर रखेगा। एक ना एक दिन तो इसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि इसकी ज़िंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अम्मी कहने लगी मुझे एहसास है इस वक़्त तुम पर क्या गुज़र रही है, इसलिए इस वक़्त मैं इसलिए कहा था कि तुम अपने शौहर के खुद उसे अपने हाथों से दूसरी शादी कर दो। वो अपने करोड़ों की जायदाद यूँ ही तो छोड़कर नहीं जाएगा ना। ज़ाहिर-सी बात है उसे वारिस चाहिए, आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर तुम्हारे शौहर ने अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करी तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरे मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से इसकी शादी कर दो, तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चा पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली मम्मी आपकी नज़र में कोई लड़की तो मुझे सब ज़रूर बताना। इंसान ये तो खातून ना खाए। मैंने सोच लिया था कि शौहर की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालाँकि ये बात मेरे दिल पर किसी क़यामत की तरह गुज़री थी कि मैं खुद अपने ही हाथों से अपने शौहर की शादी करवा रही थी। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। फिर मुझे शौहर पर यकीन था कि इसका प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसलिए मैं घर वालों से चोरी-छुपे शौहर के लिए लड़की ढूँढने लगी। मैं गाँव की रहशी थी। मेरे वालिदैन और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी ज़िंदगी वाकई खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ़ एक बात की कमी थी और ये थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ-बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जो लड़के से मेरा रिश्ता तय किया था इसका नाम हसन था। इसने आज तक सूरज की शक्ल नहीं देखी थी जबकि मैंने इंटर किया था। हमारे गाँव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। फिर हसन तो बहुत ही
عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سنجیدہ تھے۔ بات کرنے کا ڈھنگ تھا۔ ممی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی، مگر حسن کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی یہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ حسن کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک بار حسن میرے گاؤں کے میلے سے چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ اس کی ان حرکت سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دیتی تھی۔ میری سرکشی سے میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن وہ اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ممی پاپا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں حسن، ابھی بچہ ہے، خود ہی سنبھل جائے گا۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست کی تھی، اور ادھر میں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا ٹیسٹ کر رہے تھے۔ پھر گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرتے تھے۔ تھوڑے دن بعد وہ چلے گئے، مگر ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا، اور اس کا نام تھا رمیز، جسے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے بابا سے اجازت لے کر کچھ دن یہاں رہنے کا ارادہ بنا لیا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر رمیز پہ پڑی۔ پہلے ہی نظر میں مجھے پسند آ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی۔ پھر اگلی بار میں اسے خود ہی ملنے گئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکراتے اور کہنے لگا میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے ممی کے فون سے اسے فون کیا اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے رمیز سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، سوچا تھا کہ میرے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس نے ہمیں بھر لی اور واپس شہر چلے گیا۔ پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آیا۔ اسے میں رشتہ مانگا تھا، مگر میرے بابا نے منع کر دی۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور ممی میری دلجوئی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں حسن سے شادی نہیں کر سکتی۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا، میں نے حسن کی ماں کو زبان دے رکھی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کی مرحومہ ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بابا کہنے لگے کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتے۔ پاپا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اس وقت رمیز کو فون کیا، میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی رمیز کے ساتھ شہر بھاگ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں اس کو کھوکھلا نہیں جاتی تھی۔ میری رمیز نے میرے ساتھ شادی کی، مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر جب اس کی ماں کو پتہ چلا کہ مجھے گھر سے بھگالا ہے تو کہنے لگی بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ رمیز بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ذرا ساس پرانے خیالات کی تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن رمیز سے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا، زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے عزت دی۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ میرے پاپا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر جہنم تو ابھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں 5 بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہی خیال آتا کہ میری ساس یہ سب میرے والدین کی بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ خیر اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچ ہی لیا تھا۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر بدلے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کسی مجبور غریب سے لڑکی کا رشتہ لا کر دو، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس عورت نے بڑے خفیہ طور پر مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی، میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی، ایسا لگ رہا تھا وہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ رشتہ کرنے والی وہ عورت کہنے لگی یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چاچا کے ساتھ رہتی ہے، اس کی چچی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی آنٹی میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروانے والی، اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق پہ پاگل ہی ہو جائے گا۔ عورت کہنے لگی کہ بیٹا یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ پھر سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور پھر اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے کروا دی، مگر شادی کو
चंद ही दिन हुए थे बदलने लगा। वो नई बीवी के कमरे से निकलता ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे प्यार ही नहीं करता बल्कि इस लड़के से करता है। फिर एक दिन मैं अपने शोहर की असलियत मालूम हो गई। वो अपनी दूसरी बीवी से कह रहा था मैंने नाज़िर से पसंद की शादी कर ली, मगर कुछ दिन बाद मेरे दिल से उतर गई। फिर मैं तुमसे मिला और मुझे तुमसे प्यार हो गया, मगर मैं नाज़िर को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे पता था कि नाज़िर का बाप और भाई कितने खतरनाक हैं। इसलिए मैं नाज़िर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने एक डॉक्टर को पैसे दिए, से कहा कि मेरी बीवी से कहो कि वो बांझ है। मेरी बीवी ने इस बात पर यकीन कर लिया। फिर मैंने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर तुमसे शादी का प्लान बनाया। इस बार भी नाज़िया बेवकूफ़ बनकर मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। मेरी जान नैना, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भा गई थी। पूरी ज़िंदगी अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय! कि मैं क्या सुन रही थी कि मेरा शौहर था, जिसकी वज़ह से मैंने खुद को दाँव पर लगा दिया था। मैं रब कदम इसके कदमों कमरे में चली गई। मुझे सामने देखकर हैरान हो गई। इसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इसका राज़ इतनी जल्दी जान जाऊँगी। मैं बोली, अगर छोड़ना ही था तो यूँ ही छोड़ देते, मुझे बाँध पहनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से खुदा की दी नेमत छीन लेना इसका खून कर देने के बराबर होता है। तो सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दी। इतना कहकर मैं इसके कमरे से निकल आई। वो मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर इसी रात मैंने अपने शौहर के घर से उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई। मैं भी एक यतीम खाने में रहती हूँ। मैंने इसे अभी तक तलाक नहीं ली क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर एतबार नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैं मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ, वो मुझसे मिलने भी आती हैं। मुझे घर ले जाना चाहती है, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूँ। एक दिन अपनी किस्मत और बैठी आंसू बहा रही थी, तब बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। इसने हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। इस लिफाफे पर नज़र पड़ते ही मुझे पहला ख्याल अपने शौहर का आया और इस ख्याल के साथ ही बेदार और नफरत मेरे दिल में उबल पड़ी। वो लिफाफा उठाकर फ़ौरन बाहर फेंक दो। और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने वो लिफाफा इस गार्ड से ले लिया और अंदर कमरे में बैठकर जब वो लिफाफा खोला तो मेरी सांसों ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रही, क्योंकि इसमें वही रंग-बिरंगी चूड़ियाँ थी जो कभी मुझे हसन ने दी थी। इन चूड़ियों को देखते ही हसन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। ना हो ये चूड़ियाँ मुझे हसन ने भेजी थी। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा, ये चूड़ियाँ तुम्हें किसने दी? तो इसने बताया कि जिस आदमी ने ये चूड़ियाँ दी थी वो कब का जा चुका है। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह हसन का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि हसन को मैं अब भी याद थी, क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं अब किसी पर एतबार नहीं कर सकती थी। मैं चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई। अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने हसन के बारे में पूछा और हसन के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई, इसे सुनकर तो मेरा दिल तड़प उठा। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम रमीज के साथ घर से भाग गई थी, उस दिन हसन बहुत रोया था। इसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम कर रह गया था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम बदल गया था। इसे अपने बाप की सारी ज़मीनें बेचकर गाँव में एक स्कूल खोली और एक अच्छा आदमी बन गई। ये सुनकर मैं रो पड़ी। एक दिन मम्मी वो सुनकर मेरे पास ले आई और कहने लगी, नाज़िम, मेरी गलती ये थी कि मैं तुम्हारी तौक़ुआत पर पूरा नहीं उतर रही, मगर दिल के दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं रमीज़ की बीवी और बांझ औरत हूँ। जिस पर हसन ने कहा कि नाज़िर, तुम अब मेरे लिए वही हो जो 5 साल पहले थी। इससे मैं आज भी इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता था। अगर तुम शादीशुदा और बांझ हो तो मुझे परवाह नहीं है। मैं सुनकर खुश हो गई। मम्मी ने मुझे बताया कि हसन अब भी मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए मैंने हाँ कह दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, जहाँ मेरे भाई और बाप ने खुशी खुशी शिरकत की, क्योंकि इनकी खुशी यही थी। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी हसन की शादी होगी। मेरे वालिदैन ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी करी। ऐसा लगता था कि ये पहली शादी है। शादी की खुशियाँ क्या मैं अब महसूस कर रही थी। आज मेरा दिल सिर्फ हसन के नाम से धड़क रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हसन के साथ मेरी ज़िंदगी इतनी मज़ेदार होगी। हसन की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैंने हसन को अपनी और उम्मीद की सारी कहानी सुनाई थी। हसन ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। और एक दिन बाजार में मैं खरीदारी करते हुए रमीज से मिली, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक भी नहीं थी। वो शर्मिंदा अंदाज में कहने लगा, जब शादी के 1 साल बाद भी नैना हमला नहीं हुई तो मैंने और नैना ने अपने टेस्ट करवाने गए, जिसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट आई कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तब नैना बांझ होने पर मुझे दिन रात ताने दे दिए, नाज़िर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी चली गई, बोलो, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर हो सके तो इस जुर्म ज़्यादती के लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी दी हुई माफ़ी मेरी ज़िंदगी के कुछ दर्द को कम करेगी। ये सुनकर मैंने हसन का हाथ मजबूती से पकड़ा और हसन की तरफ देखते हुए मैंने माफ़ कर दिया। जब खुदा ने तुम्हें तुम्हारे मालिक की सज़ा दे दी तो मैं कौन हूँ जो तुम्हें सज़ा दूँ? ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। रमीज़ मुझे किसी हारे हुए आदमी की तरह देख रहा था और मैं अपने शौहर हसन के हाथ को
آگے بڑھی جہاں میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ، پلیز سپورٹ می گائز، آئی نیڈ یور سپورٹ۔